चलिए स्टार्ट किया जाए। लेक्चर नंबर 4। कोई ऐसा है नया तो नहीं है कोई बच्चा? कल हम लोगों ने बात करी थी राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ कहता था कि भाई जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है किसी सब्सटेंस का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जितना वो प्रेशर, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा सॉल्यूशन में, है ना। तो जो वेपर प्रेशर उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, वो उसका कितना अमाउंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब उसके मोल्स भी कह सकते हो, उसका अमाउंट भी कह सकते हो आप, कि कितना अमाउंट डिसॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है। ठीक। आज जो हम लोग केस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल थे, मतलब दोनों की वेपर बनती थी। किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन दोनों की वेपर बनती थी, दोनों के दोनों वोलेटाइल थे। आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें सोल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर नहीं बनेगी, है ना। और सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल। तो ए और बी दो का मिक्सचर लेने वाले हैं, दो का सॉल्यूशन लेने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग ए को कंसीडर करेंगे सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल होगा, और बी को कंसीडर करेंगे सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल होगा। तो उसके लिए हम लोग आज पढ़ते हैं क्या चीज है। हेडिंग डालिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, क्यों है, कैसे हो रही है, वो सब देखेंगे। दो मिनट के लिए कुछ लिखेंगे नहीं, केवल आराम से समझ लीजिए। ए प्लस बी का सॉल्यूशन है, ए आपका सॉल्वेंट है और वो कैसा है, वॉलेटाइल लिया है हमने, और बी सॉल्यूट है, ये कैसा ले लिया हमने, नॉन वॉलेटाइल। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखना चाहते हैं। पहले हमने एक कंटेनर में लिया प्योर सॉल्वेंट ए और उसका वेपर प्रेशर देखा, तो उसका वेपर प्रेशर आया PA0। प्योर का वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया, PA0। फिर उसके बाद हमने उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी मिलाया और देखा वेपर प्रेशर, नया वेपर प्रेशर आ गया PA। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो PA है वो जो प्योर वाला सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी आती है अगर किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो। तो क्यों कमी आती है और क्या कहते हैं उसको, ये समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, अगर मान लो कंटेनर में पहले सॉल्वेंट था, केवल प्योर सॉल्वेंट, तो ए के मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे थे, ठीक है। जो वेपर बना रहे थे सारे के सारे जो थे ये क्या बना रहे थे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल वेपर बना रहे थे आराम से, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। कंटेनर अगर क्लोज है, वेपर प्रेशर बन रहा था, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आया था उसको हमने क्या बोला, PA0। ये किसका है वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट। ठीक। अब इसमें ए के साथ बी भी मिक्स कर दिया, यहाँ पे अब ए के भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे और साथ साथ में बी के भी प्रेजेंट होंगे बीच बीच में।
कहीं कहीं पे बी भी बैठा होगा, ए के साथ साथ कौन आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। ठीक, अब ए तो है वॉलेटाइल, ए कैसा है, वॉलेटाइल है, तो ए तो वेपर वन के ऊपर जाएगा। लेकिन बी कैसा है, बी है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर नहीं बन सकती, तो वेपर नहीं बनेगी तो क्या ये काम करेगा, पर ये सरफेस पे पोजीशन तो रखेगा ही, क्योंकि अगर ए और बी का मिक्सचर है तो कुछ मॉलिक्यूल बी के सरफेस पे होंगे ही होंगे, और वो क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो वो अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ सरफेस एरिया बी जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे एक्वायर करके रखेगा। तो अगर पहले मान लो यहाँ पे आप समझो कि सरफेस से 100 मॉलिक्यूल एक सेकेंड में ऊपर जा रहे थे, अगर 100 मॉलिक्यूल एक सेकेंड में ऊपर जा रहे थे, तो अब इसके साथ उतने ही अमाउंट में आपने बी को मिक्स कर दिया, तो कुछ सरफेस एरिया बी ने एक्वायर कर लिया और बी हिल नहीं रहा है, नॉन वोलेटाइल है, तो अब एक एक कम मॉलिक्यूल जाएंगे एक सेकेंड में ऊपर, एक एक कम मॉलिक्यूल जाएंगे ना, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया बी ने एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके से हम, हाँ देखो ये नॉन वोलेटाइल है तो इसकी वेपर तो बनेगी नहीं, तो ये यहाँ पे चिपक के सरफेस पे बैठ गया, बी जो है वो सरफेस पे बैठ गया। अब सॉल्यूशन में है तो ऊपर सरफेस पे भी होगा, तो बैठा हुआ है, पोजीशन अपनी एक्वायर किया है, इसकी वेपर बनेगी नहीं, ये ऊपर जा नहीं रहा, लेकिन जगह तो इसने ले ली। अब पहले मान लो यहाँ से 100 जा रहे थे, अब क्या होगा, 2 4 10 की जगह तो ये एक्वायर करके ही बैठा है, तो अब मान लो 70 जाने लगे, 80 जाने लगे, वेपर कम जा रही है तो वेपर प्रेशर कम रिकॉर्ड होगा, है ना, वेपर कम बन रही है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देखा गया कि अगर प्योर सॉल्वेंट लेते हो तो वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम आने लगता है। जो कमी आती है, मान लो पहले वेपर प्रेशर रिपोर्टेड था 100, अब वेपर प्रेशर मान लो 70 रिपोर्टेड है, तो जो कमी आ जाती है उसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 100 माइनस 70 करोगे तो 30 यूनिट की क्या हो गई, लोअरिंग हो गई, उसको कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम लोग 100 माइनस 70 को डिवाइड कर दें ओरिजिनल से, ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल तो पहले 100 था प्योर सॉल्वेंट का, तो 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाई अगर 100 कहते निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हुई क्यों, क्योंकि इसमें हमने सोल्यूट कौन सा मिलाया, नॉन वोलेटाइल, जो अब कम वेपर्स को बाहर निकलने देता है, पोजीशन एक एक्वायर कर लेता है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितनी कमी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और उस वैल्यू को अगर हम ओरिजिनल वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का था उससे डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। क्लियर है बात, इसी को हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप डालते हो तो सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर है अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम आने लगता है। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब पहले मैं एक बार करा दूं तब आप नोट करिए। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर PA0 था, अब नया वेपर प्रेशर आ जाएगा, है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लो PA मान लो, उसको PA0 मान लिया, इसको मान लिया P, ठीक, या PS मान लो, PS मान लो। अब निकालेंगे हम लोग लोअरिंग और फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, कल राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा था, तो हमने बोला पीए जो होता है वो होता है पीए नॉट मल्टीप्लाइड बाई जीटा ए। ए यहां पे क्या है, ए क्या है, सॉल्वेंट है, और ये पीए हमने पीएस ना मान के सॉल्यूशन का ही मान, यही याद है, ये सॉल्यूशन का है प्रेशर। अब सॉल्यूशन बन गया तो ये प्रेशर हो गया, पहले प्योर था तो ये प्रेशर था, एक्स ए के हिसाब से जीटा ए के हिसाब से निकाल, ठीक। ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, बी सॉल्यूट माना है हमने, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडक्ट क्या होगा, 1 होगा। अगर जीटा ए की जगह रखना चाहो तो 1 माइनस जीटा बी भी रख सकते हो, ये ओके है सबको। ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सोल्यूट के लिए, तो यहाँ पे रख दो 1 माइनस जीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट जीटा बी, ये आ गया पी ए, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, पी ए नॉट जीटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी, पी ए नॉट माइनस पी, ये पी ए नॉट माइनस पी ए क्या था, ये सॉल्वेंट का था और ये किसका था, सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर निकालना है आपको तो पी ए नॉट पता हो, पी ए पता हो, उससे निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई जीटा बी से। अगर आपको इसका वेपर प्रेशर पता है प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो भी निकाल सकते हो, ठीक। अगर अब पी ए नॉट को नीचे ले आओ तो ये जो वैल्यू आती है, ये वाली जो वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं RLVP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, RLVP। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर केवल इतना टर्म लोगे तो उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल आ गया, फॉर्मूला किसके इक्वल बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बी हमने माना है सोल्यूट, ए माना है किसको, सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर सोल्यूट को बी मान रहे हो तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। एन का मतलब मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही तो निकालते हैं, NB बाई Na प्लस, क्लियर है सबको कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दो तरीके से निकाली जा सकती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर पता हो उससे भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट करके, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता हो वो भी इसके इक्वल आता है। क्लियर है, चलिए नोट करिए। इससे इस पे गए हैं, है ना, पहले प्योर लेंगे,
बन गया ये डायग्राम? किसका नहीं बना? मैम आपने ये सेकंड वाला जो कंटेनर से बनाया जिसमें पूरा ए पार्टिकल है, हाँ, मॉलिक्यूल है, उसके नीचे आपने 100 क्या लिखा है? वो उसको भूल जाओ, मतलब ये डेटा नोट नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए था ना, कंटेनर हो गया। वो था 100 अगर पहले जा रहे हैं बाद में 70 जा रहे हैं तो ऐसे करके, सही है ना? अगर किसी ने नोट भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठंड लग रही है? चलो जल्दी नोट करो। सारा नोट कर लो। चैप्टर खत्म जब हो जाता है तो एक पेज छोड़ दीजिएगा, उसमें अपना एक फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा हर चैप्टर की लास्ट में, है ना? जब सारे न्यूमेरिकल वगैरह कर लेंगे समझ आ जाएगा ये फॉर्मूला यूज होते हैं, उनकी एक शीट भी साथ के साथ बना लीजिएगा। क्या? पीए नॉट जो है वो सॉल्वेंट का है और पीए जो है वो सोल्यूशन का है। शुरू में हम लोगों ने लिखते वक्त पीएस मान लिया था ना, उसको पीए ही मान लीजिएगा शुरू में जहां लैंग्वेज लिखी थी। बुक्स दो तरीके से लिखती है, एक पीए पीए नॉट लिखती हैं और कुछ बुक्स लिखती हैं पीओ पीएस। सोल्यूशन का लिखती हैं पीएस और सॉल्वेंट का लिखती हैं पीओ। तो ठीक है, बात समझ आनी चाहिए अपने को। इंडिकेशन क्या है? नोट हो गया सबका? दो तीन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपने को याद रखने हैं। याद रखने का मतलब उनका मोलर मास याद रखना है। नॉन वोलेटाइल में मेजर में जो अपने को क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलता है यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। तो इनके मोलर मास कैलकुलेट करने पड़ते हैं क्वेश्चंस में। तो याद रख लो, मोलर मास यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है और सुक्रोज का कितना होता है? कौन बताएगा? याद है? शायद 242 या 342 ऐसे निकाल लेंगे, चलो बता देंगे ये डेटा। ये तीनों के याद रखने। अब आरएलवीपी पे एक सवाल कर लीजिए छोटा सा, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है व्हाट वेट
of glucose must be dissolved. ग्लूकोज से पता चल गया आपकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है. मस्ट बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. सॉल्वेंट वाटर है. टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.2 mmHg. Vapor pressure of pure water is given 54.2 mmHg. मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी दिया हुआ है, देते नहीं है, 180. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलिए बच्चों, क्वेश्चन बात समझ में आ रही है कुछ? देखो, ध्यान से देखो, ग्लूकोज का कितना मास डिसॉल्व किया जाए, यानी कि सॉल्यूट का मास पूछा गया है आपसे. 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का मास तो दे रखा है और सॉल्यूट का मास आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है. कितना वेपर प्रेशर में लोवरिंग होनी चाहिए, वेपर प्रेशर में लोवरिंग बताई गई है 0.2 mmHg, और ओरिजिनल जो प्योर सॉल्वेंट है उसका कितना है, 54.2 है ना. तो अगर ध्यान से आप देखो तो अपने पास फॉर्मूला होता है जीटा बी इज इक्वल टू PA माइनस PA नॉट डिवाइडेड बाई PA नॉट, यही तो होता है. और ये जो ऊपर वाला टर्म है ये है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यही तो था. बोलिए बच्चों, लोवरिंग क्वेश्चन में कितनी दी है, 0.2 mmHg दे रखी है कि इतना कम हो रहा है, और ओरिजिनल कितना दे रखा है, 54.2. तो ये वैल्यू अगर रख लोगे, दोनों की यूनिट सेम है, तो ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. क्या कहते हैं? अब इससे सॉल्यूट के मोल्स नहीं निकाल सकते और मोल्स से मास नहीं निकाल सकते. जीटा बी आ गया 2 डिवाइडेड बाई 542, है ना. यहां तक कर लिया, बात समझ में आ गई सबको? करा या नहीं करा, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव नहीं, क्या दे रखी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो लोअरिंग तो वही थी PA माइनस PA नॉट 0.2. हाँ, PA नॉट माइनस, हाँ उल्टा लिख दिया, ये रिवर्स लिख दिया. देखो सॉल्वेंट की ज्यादा थी ना, ये थी, अब सही है. सॉल्वेंट की ज्यादा थी ना, नॉट हमेशा ज्यादा होगा प्योर का. ये आ गई, जीटा भी आ गया. अब आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट जो है उसके ग्राम्स निकालने हैं. तो पहले उसके मोल्स निकाल ले, मोल से तो ग्राम निकाल सकते हैं, तो मोल्स निकालते हैं. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर लो तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स, यही तो करते हैं.
अब सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम दे रखा है वाटर, तो 100 ग्राम दे रखा है, 18 से डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो उसके मोल्स आ जाएंगे, है ना। और जीटा भी अपने पास कितना आया था? 2/542। अब इसमें एक अननोन है एनबी, तो एनबी निकल जाएगा क्या? बोलो। एक ही अननोन है एनबी, तो निकल आएगा। 100/18 कितना होता है? 5 पॉइंट कुछ होता होगा शायद ना। 5.55 आएगा। ये आ जाएगा ना, इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, NB/5.5 +1 भी लिख सकते हैं ना, क्यों बच्चों? NB से डिवाइड कर दिया, या गलत लिख दिया मैंने? ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अब कर लेंगे, यहां से निकल आएगा, मैं तरीका बता दे रही, यहां से NB निकल आएगा, है ना। और NB जब निकल आएगा तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। अब आपको निकालना है ग्लूकोज का गिवन मास, तो मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास कर देंगे, मोल आपके NB आ जाएंगे, और मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180। तो इससे आपका आएगा गिवन मास। आंसर आ गया? आंसर इसका है 0.4 में तो कोई आंसर है नहीं। आंसर 3.69, 3.59, 2.59, 4.69, एकदम क्लोज निकालना पड़ेगा। 3 पॉइंट आ रहा है, 3 पॉइंट के दो आंसर हैं, 3.69 है, 3.59 है। थ्री 3.69 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है 3.6। तरीका सबको समझ आ गया हो तो आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो बोलिए। थ्री 3.69 कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। मास निकलवा सकते हैं, मोल्स निकलवा सकते हैं, सोल्यूट कोई अननोन सोल्यूट दे के मोलर मास निकलवा सकते हैं, है ना। अननोन सोल्यूट दे दे, उसका मास वगैरह दे दे, मोलर मास निकलवा सकते हैं आपसे। इतने सारे डेटा है, इसमें से कोई भी डेटा आपसे निकलवाया जा सकता है।
कर लिया सबने? कौन नोट कर रहा है अभी तक? इतनी देर तक क्यों नोट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कल से अपनी एनसीईआरटी भी लेके आना, ठीक है? कल से एनसीईआरटी भी लेके आएगी। कौन लाएगा? लाए हो तो लाओ, जल्दी लाओ। क्वेश्चन खोलो, एक्सरसाइज खोलो। वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, एसीटोन का वेपर प्रेशर दे रखा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 185 टॉर। टॉर सुना है आपने फिजिक्स में? टॉर बार। when 1.2 gram of a non-volatile solute of non-volatile solute was dissolved in 100 gram ऑफ एसीटोन। इसका मतलब एसीटोन क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर वॉज 183 टॉर। पहले 185 था प्योर एसीटोन का, फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व कर दिया तो कितना हो गया? अब 183 टॉर हो गया, यानी कि 2 टॉर की तो कमी आ गई। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व किया है इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ आना चाहिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। एसीटोन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले दे रखा है, फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन बनाया गया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया? 183 हो गया, है ना? तो सारे डेटा आपको पीए नॉट, पीए हो गया है 183 टॉर, पीए नॉट था 185 टॉर। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है? सोल्यूट का जो मास है बी लिख देते हैं, उसको डब्ल्यू बी लिख देते हैं, वो दे रखा है 1.2 ग्राम। और जो सॉल्वेंट है उसका डब्ल्यू ए लिख देते हैं 100 ग्राम। सॉल्वेंट एसीटोन है तो उसका मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा CH3CO CH3। एसीटोन इज दिस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए चाहिए होगा ना मोलर मास भी, तो एसीटोन का हो जाएगा
कितना आ रहा है? 58। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है आपको, इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। RLVP तो निकल ही जाएगा, RLVP से जीटा बी निकल आएगा, वही जीटा बी होता है। RLVP निकाल लो पहले। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है क्या किया जा रहा है? यस जिन लोगों की आवाज बंद है वो भी अपनी आवाज। यस मैम अंडरस्टूड। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है करना क्या है? कैलकुलेशन नहीं होना अलग बात होती है, और करना क्या है ये नहीं समझ आना दोनों अलग बातें हैं। आज वो बच्ची नहीं आई तो तुम्हारे साथ कल बैठी थी परसों, क्या नाम, नाम नहीं याद है उसको। 2 बच्ची 3 बच्ची। गिवन मास वही मोलर मास से निकालेंगे, उसी का तो मोलर मास निकालना। कहाँ ध्यान कहाँ है? मैं निकालू? चलो मैं निकालती हूँ, देखिए चेक करिए, डेटा बोलिएगा मैं निकालती हूँ। चलिए पहले निकाल लेते हैं RLVP। पहले ओरिजिनल कितना था? पेपर प्रेशर 185 है ना, बाद में हो गया 183, ओरिजिनल से डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया RLVP। तो ये हो गया 2/185, ये बन गया जीटा बी, है ना, जीटा बी यही तो है। अब 2/185 इज इक्वल टू आ गया NB/NA प्लस NB, है ना। अब इसको सॉल्व करो, गिवन मास इसका कितना है? 1.2 ग्राम है, 1.2 है। मोलर मास निकालना है तो मोलर मास को कुछ मान लेते हैं, ए मान ले, एम मान लेते हैं, मोलर मास को एम मान लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट का मोलर मास था 58, ये बन गया। अब हमने कर दिया, हमने करेंगे आगे। हाँ इतना लंबा? इसमें एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर आप लोग का वैसे आंसर ना आ रहा हो ना तो आप लोग वैसे भी कर लिया करो। वैसे कैसे? क्या बोला था मैंने अभी? कुछ तो बोला आपको। क्या कह रहे हैं? सवाल कहाँ से दिया था वही कर रही कि मैं आंसर बताऊं आपको। अच्छा इससे दिया था, ओके। देखो आंसर ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शंस लिख देते हैं ना। कभी कभी अगर आंसर वैसे नहीं आ रहा है तो ये एम की जगह रख के चेक कर लो।
चेक करने से भी रख कर सकते हैं ना, m की जगह पे रख के, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा कैलकुलेट कर लो। 64.4 आ रहा है, तो फिर डी बनेगा। देख लेते क्या है, तुम्हारा क्या आ रहा है? ऑनलाइन में किसी का आया है डी आंसर? जी 15 में आया हुआ सवाल था बच्चों, आंसर विल बी 64। चलो थोड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ और इजी कर सकते हैं क्या? तो भी करना तो पड़ेगा। चलिए आगे टॉपिक पढ़ाएं, टॉपिक को आगे करें। आरएलवीपी के 2 सवाल आपने कर लिए, एक में मोलर मास कैलकुलेट किया और एक में क्या किया था, मास कैलकुलेट किया। नहीं आया, सॉल्व भी नहीं हो रहा तुम लोगों से, ऐसा कैसे? ऐसे कैसे मैथ्स ले रखी तुम लोगों ने, सॉल्व नहीं हो रहा क्या? ग्राम पर मोल है ना ये, मोलर मास तो ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन इसकी बहुत गंदी है, पर अच्छी नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए बढ़िया सी, अच्छी सी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ना है हमको पूरे चैप्टर में, हाँ? आवाज नहीं करो, रिकॉर्डिंग आवाज जा रही है। क्या क्वेश्चन सॉल्व करो, घर पे सॉल्व करो, नहीं आ रहा था। 64 बताया तो था, 64 क्या था, 64 है ना। वैसे नहीं निकल रहा है तो फिर m की वैल्यू पुट कर दो, उससे इक्वेट करके देखो ये आ रहा है क्या है। अगर वैसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक एक m की वैल्यू पुट करेंगे। चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नया टॉपिक, कुछ तो नया पढ़ लो। आरएलवीपी तो कल भी पढ़ाया था ना, व्याख्या आई नहीं थी। अच्छा चलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, मोल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, आपका नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं उसमें, उसके नंबर से उनकी वैल्यू चेंज होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हमको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें से फर्स्ट वन जो थी वो थी आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। Lowering in vapor pressure is not a colligative property. Lowering in vapor pressure colligative property नहीं है. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं elevation in boiling point, depression in freezing point
ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली वाली हमने पढ़ ली, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि है क्या, है ना। तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज of solution that depends on number of particles। वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, मोल्स के ऊपर, आयंस के नंबर के ऊपर, एटम्स के नंबर के ऊपर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, RLVP पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बायो में पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। इसका मतलब जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस, उसको हमने फिर सॉल्यूशन बना दिया उसका, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के उसका क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अगर मान लो वो ए सब्सटेंस सॉल्यूशन में जा करके टूट जाता है, पहले मान लीजिए वो 1 मोल था और उसके बाद वो 4 मोल में टूट जाता है, 4 आयंस में टूट जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एंटाइटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो रहा है। अगर पहले 1 था अब 4 हो गया, अब 5 हो गया, अब 6 हो गया, अब 100 हो गया, तो क्या होगा, अगर पहले हम RLVP उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे और अगर डिसोसिएशन हो गया तो RLVP क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो वेरिएशन हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे कैसे वेरी करेगा, कितने % से वेरी करेगा, वो सब हम लोग करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पहली हमने पढ़ी है RLVP, है ना। इतना नोट कर लीजिए सब लोग, नोट कर लिया ऑनलाइन। अब इनको पढ़ेंगे एक एक करके। हेडिंग डालिए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, देखिए ये देखिए राउल्ट्स लॉ मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे 2 वोलेटाइल सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट मिलाए, है ना, तो एक के हिसाब से वेपर प्रेशर था, पहले PA0 अलग रखा था ए को, बी को अलग रखा था तो उसका वेपर प्रेशर था PB0, ठीक। फिर दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमने बोला अब नए नए वेपर प्रेशर आ गए, एक का PA बन गया, एक का PB बन गया, है ना। और टोटल जब हमने वेपर प्रेशर देखा सॉल्यूशन का तो कितना आया, PT = PA + PB, कल निकाला था हम लोगों ने 2 वोलेटाइल को मिला के। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशन में अगर इस राउल्ट्स लॉ की कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब P टोटल हमेशा PA + PB के अगर बराबर आता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया,
और आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के थ्रू जो आपकी वैल्यू आई वो फॉर्मूला से आएगी पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी से, है ना। और एक आप एक्सपेरिमेंट से चेक करोगे, अगर ये दोनों सेम आते हैं, इक्वल रहते हैं हमेशा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम ऐसे सॉल्यूशन को? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे क्या मतलब है, नोट नहीं करना है, अभी समझिए। ए और बी की हमने मिक्सिंग करी है, ये भी वोलेटाइल है और ये भी क्या है, वोलेटाइल है, दोनों के दोनों वोलेटाइल है। और अगर हम देखते हैं टोटल पीटी निकालते हैं, पी ए प्लस पीबी से निकाला हमने फॉर्मूला से, फॉर्मूला लगाया पी ए नॉट जीटा ए प्लस पीबी नॉट जीटा बी, है ना। इससे वैल्यू निकली पी टोटल की। अब अगर ये पी टोटल एक्सपेरिमेंट से जो पी टोटल ऑब्जर्व है उसके इक्वल आता है, ये वैल्यू पी टोटल की इक्वल आती है अगर एक्सपेरिमेंट वाली से, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि वो इस लॉ को, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर उसका पी टोटल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो इस वैल्यू से कम आए या इस वैल्यू से ज्यादा आए, तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कम आए या ज्यादा आए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो कर रहा है और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। डेविएशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक को बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है और एक को बोलोगे नेगेटिव डेविएशन। जिसमें वैल्यू ज्यादा हो जाएगी पी टोटल की उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जिसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। और अगर सेम टू सेम इतनी वैल्यू रहती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो तरीके के, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा आएगा, और नेगेटिव में वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर है बात? कुछ थोड़ी थोड़ी कुछ बात समझ में आई? चलो, तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे। इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ in any condition of temperature and pressure। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। इस केस में पी टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा, पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी के, इसी के इक्वल आएगी ये वैल्यू। स्लाइड नोट हो जाए तो बोलो, आगे चलो। हो गई? इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लो, आइडियल सॉल्यूशन में ही सेकंड पॉइंट। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, पढ़ते क्या है इसको, डेल्टा वी ऑफ
मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है कि जैसे मान लो ये ए था, ये बी था, इसका वॉल्यूम पहले V1 था, अब क्या था, इसका वॉल्यूम V2 था, दोनों को मिक्स कर दिया तो अब नया वॉल्यूम बन गया VF, है ना। तो अगर आपका VF इक्वल आएगा V1 प्लस V2 के, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे आइडियल सॉल्यूशन, और VF माइनस V1 प्लस V2 बनेगा, ये इनिशियल और ये क्या है, फाइनल है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ आ रही है। एक सॉल्वेंट था, उसका V1 था वॉल्यूम, दूसरा सॉल्वेंट था V2 था, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, नया वॉल्यूम क्या बोल दिया हमने उसको, VF बोल दिया। अगर VF की वैल्यू V1 प्लस V2 के बराबर होगी तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। और जब ये वैल्यू 0 होती है मतलब सॉल्यूशन बनाने में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या है, 0 है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हो, आइडियल। क्या बोलोगे ऐसे सॉल्यूशन को, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज 0। मतलब मान लो दो वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिला रहे हो, एक का वॉल्यूम 2 है, दूसरे का 3 लीटर है, तो अगर V फाइनल मेजर करते हो और 5 लीटर ही आता है तो दोनों बराबर हो गए, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल करोगे तो 0 आएगा, तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 हो गया। थर्ड पॉइंट है डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग मतलब मिक्स करने में कितना एंथैल्पी चेंज आ रहा है, एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है, वो 0 होगा, है ना। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो कैसे होगा, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये कंटेनर में ए था, ए के बीच में बॉन्ड है ना। इस कंटेनर में मान लो बी और बी के बीच में बॉन्ड है। अब सॉल्यूशन बन गया कुछ, मान लो ए और बी के बॉन्ड नहीं मतलब इंटरेक्शन होगा, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, यहाँ बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, यहाँ ए और बी के बीच में अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बनेगा, है ना, जब सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे मान लो ए और ए है और अब यहाँ पे ए और बी के बीच में इंटरेक्शन बनना है, तो हो सकता है इसका बॉन्ड ब्रेक हो, जो आपस में इनके बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी निकलती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, उल्टा बोल दिया मैंने, बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, और बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है बाहर, है ना। अगर यहाँ पे ब्रेक होने में और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होने में दोनों में एनर्जी सेम हो जाए तो डेल्टा H क्या होगा, मतलब टोटल एंथैल्पी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज क्या बन जाएगा, 0। मतलब जितना ब्रेक होने के लिए एनर्जी दे रहे हो उतनी एनर्जी यहाँ पे फॉर्मेशन में निकल जा रही है, तो फिर डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुई बात। यानी कि इन दोनों का ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक 1 प्लस ब्रेक, मतलब एनर्जी है, ब्रेक 1 ब्रेक 2 नहीं है, फॉर्मेशन की एनर्जी, जितना भी एनर्जी चेंज है ए में ब्रेकिंग में, बी में ब्रेकिंग में, जो एनर्जी दी आपने उतनी एनर्जी उधर निकल गई तो एंथैल्पी चेंज 0 हो गया, डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, आइडियल।
क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, राउल्स लॉ को फॉलो करें, दूसरा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 हो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो, 0 हो, नोट कर लिया सबने। अच्छा, ये सारी चीजें ऐसी सेम क्यों आती हैं कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है ना, तो इंटरेक्शन जो होते हैं वो इक्वल से होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल से होंगे। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। सेम कहने का मतलब है, मान लो ए और ए के बीच में जितना फोर्स लग रहा है लगभग लगभग उतना ही बी और बी के फोर्स बीच में फोर्स लगेगा, और लगभग लगभग उतना ही फोर्स ए और बी जब सॉल्यूशन बन रहा है तब फोर्स लगेगा। यानी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो ए ए के बीच में था और जो बी बी के बीच में है और जो ए बी के बीच में है, वो लगभग लगभग जब सेम होते हैं तो सोल्यूशन कैसा बनता है, आइडियल। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर सेम होते हैं तो कैसा सोल्यूशन बनता है, आइडियल। क्लियर है बात। किसी ने हमको वो दी थी ना, एनसीईआरटी दी थी, फिर एनसीईआरटी ले ली क्या, फिर ले भी ली, किसकी है ये एनसीईआरटी किसकी है, आपकी। प्यारे बच्चों, इतने अच्छे बच्चे हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद कर लेते, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते, तो इसके एग्जाम्पल याद कर लो। आइडियल के एग्जाम्पल याद करने कुछ दो चार, जैसे आइडियल में है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होगा, एन वर्ड समझते हो ना, एन का क्या मतलब है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड। एन हेक्सेन एन हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन। ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन आइडियल बना रहे हैं। बेंजीन प्लस टोलुइन, जो थोड़े सेम सेम से लगे ना, स्ट्रक्चर वगैरह में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो, जैसे ब्रोमो क्लोरो में ब्रोमीन और क्लोरीन हटा रहे हैं, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन में। बेंजीन टोलुइन में केवल CH2 CH3 ऐसा ही डिफरेंस। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये सारे आएंगे, तीन याद रखो, आइडियल की कैटेगरी में। कौन से सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, आइडियल, है ना। अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसा आता है, कल जो ग्राफ बनाया था हमने वो आइडियल सॉल्यूशन का ही ग्राफ था। एक ग्राफ बनाया था ना कल हम लोगों ने, याद है कुछ आपको, क्या बनाया था, यहाँ पे जीटा ए इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू क्या लिया था, 0। यहाँ पे क्या लिया था, जीटा बी इज इक्वल टू 1, जीटा ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेपर प्रेशर है और यहाँ पे क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। आइडियल सॉल्यूशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, ए है यहाँ पे तो यहाँ पे पी ए नॉट मान लो, यहाँ पे मान लो बी है तो इसको मान लो पी बी नॉट, बी का वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे ए है नहीं तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका 0 होगा, और यहाँ पे बी नहीं है तो यहाँ पे बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो हम लोग ये वाली लाइन से क्या मिलेगा, पी टोटल, पी ए प्लस पी बी।
ये स्ट्रेट सी लाइन बन गई है, लेकिन आप थोड़ा ऊपर नीचे बनाइएगा, है ना। मेरे से बन गई है स्ट्रेट सी, थोड़ा ऊपर नीचे। डिफरेंस दिखाएंगे ना दोनों के वेव प्रिपरेशन में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। आज एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। एक ही तो पढ़ी, आरएलवीपी तो पढ़ा है, कोलिगेटिव तो एक ही पढ़ा है। ये तो सॉल्यूशन का टाइप पढ़ रहे हो। क्या हो गया? हो गया, सबने नोट कर लिया? चलिए हेडिंग डालिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेफिनेशन लिख लो। व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट ओबे Raoult's law does not obey Raoult's law over entire range of concentration is called non-ideal solution. नॉन आइडियल दो तरीके का होगा। नॉन आइडियल कितने तरीके के होंगे? दो तरीके के। एक को बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे को बोलोगे नेगेटिव डेविएशन। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है और राउल्ट्स लॉ से क्या शो कर सकता है? नेगेटिव डेविएशन। हो गया? हेडिंग डालिए पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। छोटा सा है बिल्कुल, बात समझ में आ जाएगी तो धनाधन कर लेंगे, नहीं आएगी तो देर तक करते रहेंगे। पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब होगा? देखो, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम निकालते थे वो निकालते थे पी टोटल पी ए प्लस पी बी, जिसको हम निकालते थे पी ए नॉट प्लस जीटा ए प्लस पी बी नॉट प्लस जीटा बी से, है ना। ये पी टोटल था। ये किसके केस में आता था इतना वैल्यू? आइडियल के केस में आती थी। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये जो इससे बड़ी वैल्यू आएगी, पी ए नॉट प्लस मल्टीप्लाइड जीटा ए प्लस पी बी नॉट प्लस जीटा बी, इससे वैल्यू क्या आएगा? पी टोटल का बड़ा आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना आप एस्टिमेट कर रहे हो उससे ज्यादा हो गया, तो क्या बोलोगे?
पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका मतलब PT इज ग्रेटर देन PA नॉट जीटा A प्लस PB नॉट जीटा B। इस एडक्ट से बड़ा आ जाएगा P टोटल। तो क्या बोलोगे, सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, नॉन आइडियल बोल दोगे, और कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव। क्लियर है बात? ये फर्स्ट पॉइंट था, इसमें सेकंड पॉइंट है। क्या हो रहा है तुम लोग को? चलो आज पॉजिटिव ही करा के छोड़ देंगे, पर पॉजिटिव तो कर लो। नोट हो गया? पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर बढ़ता क्यों है, कहां से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये समझो। देखो ध्यान से, फिर से वही 3 डब्बे A BB, और अब क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया तो AB इंटरेक्शन। ठीक, मान लो A के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, और BB के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, पहले एक था सॉल्वेंट A, दूसरा था B, दोनों में अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन थे। ठीक, आइडियल जो सॉल्यूशन था उसमें हमने बोला इसमें जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उतना ही इसमें भी है और इतना ही सॉल्यूशन बनने। अब क्या होता है, नई चीज इसमें ये आती है कि जब A था तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की कुछ वैल्यू थी, BB था तो कुछ वैल्यू थी। जब AB बनता है, जब सॉल्यूशन बनता है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीकर हो जाता है। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल के पास जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो गया तो वेपर और बनेंगे तेजी से, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है ना। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि अब की बार फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे हो जाते हैं, पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाते हैं। इसका मतलब कि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये ज्यादा है किसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, जब सॉल्यूशन बनता है उसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जब फोर्स कम लगेगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। क्लियर है बात? तो फोर्स कम होगा जब सॉल्यूशन बनेगा। ये एक सॉल्वेंट था, ये दूसरा सॉल्वेंट था वोलेटाइल, ये क्या बन रहा था, सॉल्यूशन। क्लियर है? इस केस में हमने देखा कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव बनता है, वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0 आता है। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आता है, 0 नहीं आता। और क्या चीज थी, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग भी क्या आता है, ग्रेटर देन। और ये भी हमने देखा कि नया जो प्रेशर आ रहा है PA, वो भी बड़ा आता है किससे, PA नॉट जीटा A इसके मल्टीप्लिकेशन से। नया जो प्रेशर PB आ रहा है वो भी बड़ा आता है PB नॉट और जीटा B से। कम क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही कम हो रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसीलिए जो
पी टोटल होगा वो भी बड़ा हो जाएगा, पी ए नॉट बीटा ए, जो कंडीशन पहले लिख चुके हो। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग भी बढ़ेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 से ज्यादा, और टोटल वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ही, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन कह रहे हैं। कोई दिक्कत है? हो गया सबका इतना? जल्दी बोलिए, बस लास्ट पॉइंट खत्म करेंगे, आज की क्लास खत्म। लास्ट एक पॉइंट रहता है। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ 6 पॉइंट है, लो भाई 6 पॉइंट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसको पी बी नॉट मान लेते हैं, है ना। डॉट से दिखाना है, मतलब पहले होता तो ये ऐसा होता, अगर आइडियल होता तो ऐसा ग्राफ मिलता। डॉट मतलब ऐसा मिलता अगर आइडियल होता, पर मिलता कैसा है? कैसा मिलता है? थोड़ा सा एलिवेटेड ग्राफ मिलेगा, मतलब इसका ग्राफ भी ऐसे मिलेगा एलिवेटेड, इसका ग्राफ भी बढ़ा हुआ मिलेगा, और ओवरऑल भी बढ़ा। ये वाला था। हो गया? खुश हैं? अभी तक खुश हैं? दो ये कंडीशन याद रखनी है, इसको ज्यादा रिलेट नहीं करना है, पर याद रखना। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0, ऑलवेज लिख दीजिएगा इसके साथ। आज की क्लास यहीं पे करेंगे खत्म। क्या? क्या? यहाँ यहाँ ठीक जी।